हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम IPCT पैरामेडिकल के स्पॉट राउंड की प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, तो जो नोटिस आया है उसको हम रीड करते हैं। ठीक है, उससे हम पता लगाएंगे। तो जनरली जो स्पॉट राउंड होता है उसमें 3 राउंड होते हैं। पहला स्पॉट राउंड 1, दूसरा स्पॉट राउंड 2 एंड तीसरा स्पॉट राउंड 3। जो स्पॉट राउंड 1 एंड 2 होता है वो जनरली ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, और जो स्पॉट राउंड 3 होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, वहाँ पे स्पॉट राउंड 3 में हमें ऑफलाइन जाना पड़ता है IP यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड 1 के लिए। तो पहला एडमिटेड कैंडिडेट। ठीक है, a candidate who was allotted a seat in the online counseling and paid the requisite part academic fees of rupees 60,000 and reported at the allotted college institute in the notified date and time। तो एडमिटेड स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है? पहला वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिनको स्लाइडिंग राउंड तक सीट मिली थी और उन्होंने अपनी पार्ट अकेडमिक फीस को पे कर दिया था और अपने जो कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ था उन्होंने उस कॉलेज में रिपोर्टिंग कर चुके हैं वो। ठीक है, मतलब एडमिशन ले चुके हैं, वो स्टूडेंट भी स्पॉट राउंड 1 में एलिजिबल है। दूसरा नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स में कौन कौन से एलिजिबल है स्टूडेंट? तो ये है हमारे कुछ पॉइंट्स, इन्हें हम रीड करते हैं। ए कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द रिक्विजिट पार्ट एकेडमिक फीस ऑफ रुपीज 60,000 बट डिड नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज इन नोटिफाइड डेट एंड टाइम। ठीक है, तो सेकंड कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? जिन्हें कॉलेज अलॉट हो चुका था और उन्होंने अपनी पार्ट एकेडमिक फीस को 60,000 पे कर दिया था, बट वो अपने जो कॉलेज उन्हें अलॉट हुआ था उसमें उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया समय पे। ठीक है, तो वो स्टूडेंट भी स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड केस क्या है हमारा? एक कैंडिडेट हु वाज अलॉटेड अ सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द रिक्विजिट पार्ट एकेडमिक फीस ऑफ रुपीज 60,000 सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ एज पर प्रोसीजर। ठीक है, थर्ड केस वो थर्ड केस ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है उसको, ठीक है, उसको कोई स्टूडेंट है उसको स्लाइडिंग राउंड तो कोई भी सीट अलॉट हुई थी और उसने अपनी पार्ट एकेडमिक फीस को पे किया था, बट उन्होंने अपनी फीस को विड्रॉ कर लिया था, पार्ट एकेडमिक फीस को। ठीक है, उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की थी और अपनी पार्ट एकेडमिक फीस को विड्रॉ कर लिया था, तो वो स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल है। फोर्थ, a candidate who was allotted a seat in the online counseling but did not pay the requisite part academic fees। ठीक है, और फोर्थ केस वो बनता है, वो स्टूडेंट है जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, उन्हें सीट अलॉट हुई थी बट उन्होंने अपनी पार्ट एकेडमिक फीस को पे नहीं किया था समय पे, तो वो स्टूडेंट भी स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ, ए कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। फिफ्थ केस में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्हें कोई भी सीट अलॉट हुई नहीं, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है स्लाइडिंग राउंड तक, तो वो स्टूडेंट भी स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ, ऑल द कैंडिडेट हु हैव नेदर पेड द एप्लीकेशन फीस एंड काउंसलिंग फीस। तो फिफ्थ का फिर सिक्स केस में सिक्स में कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन फीस और ना ही अपनी एप्लीकेशन फीस और ना ही काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस पे की है, वो स्टूडेंट भी आप स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा? जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन फीस भी पेमेंट नहीं की, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस भी पेमेंट नहीं की, तो उन्हें अब क्या करना पड़ेगा? अपनी 1500 की और 1000, ठीक है, और 500 एक्स्ट्रा होते हैं, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कितने का? 100, 1000 एंड 500। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन उन्हें करना पड़ेगा, तब जाके वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड केस क्या है? हु हैव पेड द एप्लीकेशन फीस ऑफ रुपीज 1500, ठीक है, एंड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस ऑफ 1000 however have not filled choice। ठीक है, दोनों पे कर दिया था जिन्होंने, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन फीस को भी और काउंसलिंग फीस दोनों को पे कर दिया था, बट उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की थी या वो भूल गए थे या उनसे मिस हो गई थी, तो वो स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल होंगे स्पॉट राउंड 1 में। ठीक है, सेवन, ऑल नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स। ठीक है, अलॉटेड कैंडिडेट हु हैड चूज फ्रीजन एंड फ्रूट ऑप्शन। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड 1 में। ठीक, और यहाँ पे क्या है? स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग प्रोसीजर। तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग विल बी फॉर all CET 2024 qualified candidate irrespective of her registration earlier। ठीक है, तो ये CET वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे all the already registered candidate and registration afresh will be allowed to log in after accepting the terms and conditions spot round 1 counseling। ठीक है, तो स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए 500 की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके हम स्पॉट राउंड CET वाले स्टूडेंट जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, तब जाके CET वाले स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इस वाले
जो स्पॉट राउंड है इसमें हम अलग से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, दोबारा से सारी चीजें होंगी, मतलब चॉइस फिलिंग जो होगी वो दोबारा से हम कर सकते हैं स्पॉट राउंड 1 में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, if seat is upgraded in spot round, the candidate will have to report on the newly allotted institute. He shall have no claim on previously allotted seat. तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर स्पॉट राउंड 1 में जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको पहले कॉलेज अलॉट हो चुका है और उसने रिपोर्टिंग भी कर ली है उस कॉलेज में, ठीक है, एडमिशन ले लिया है उस कॉलेज में, ठीक है, अब वो स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करता है, तो अगर उसको अपग्रेडेशन मिली, अगर उसको स्पॉट राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला, तो उस स्टूडेंट की जो पुरानी वाली सीट थी वो अब नहीं रहेगी, उसे न्यू वाले कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो पुरानी वाली सीट जो है वो हट जाएगी उसकी। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट, इसके बाद है कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दी स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश चॉइस। ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, ऑल चॉइस प्रेफरेंस फिल्ड इन द प्रीवियस काउंसलिंग शैल बी नलिफाइड। जो पहले से चॉइस फिलिंग कर रखी थी वो सब नहीं मानी जाएगी, दोबारा से न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव reported at their respective schools of studies, colleges, institution after seat allocation up to sliding round, if participation in the spot round 1 are assured that if any of the new preferences filled in the spot counseling is not allocated to them, their existing allocation of seat shall be retained and shall not change। ठीक है, अगर आपने चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, चॉइस फिलिंग स्पॉट राउंड 1 में चॉइस फिलिंग कर दी, ठीक है, लेकिन आपको स्पॉट राउंड 1 का जब रिजल्ट आता है तो उसमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपकी जो पुरानी वाली कॉलेज थी वो रिटेन रहेगी। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जो पुराना कॉलेज था वो रिटेन रहेगा अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिली तो। ठीक है, the candidate who have reported at their respective school of studies, college, institution after seat allocation up to sliding round, if participating in the spot round, and if any of the new preference field is allocated to them in spot round of counseling, then the candidate shall be obliged to take the new allocated seat and they will not have any claim on the previous seat। तो ओवरऑल इसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसको स्लाइडिंग राउंड का कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है, और उस स्टूडेंट ने क्या किया है, रिपोर्टिंग कर ली है जो कॉलेज से अलॉट हुआ था, मतलब उसमें एडमिशन ले लिया, अब वो स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो स्पॉट राउंड 1 में जो वो चॉइस फिलिंग करेगा स्टूडेंट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर उसको कॉलेज मिलता है, जैसे कि स्पॉट राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा तो उसे अगर कॉलेज मिल गया, तो जो कॉलेज उसे मिला है उसमें ही उसे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो उसकी पुरानी सीट थी जिसमें उसने एडमिशन लिया था वो क्या होगी, वो रिटेन नहीं रहेगी फिर। ठीक है, अगर न्यू कॉलेज मिल चुका है तो वो मैंडेटरी है कि उसी कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, जो पुरानी सीट थी वो नहीं रहेगी अब। ठीक है, ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेकंड केस ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, स्लाइडिंग राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और उसने रिपोर्टेड, जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें रिपोर्टिंग कर ली है, एडमिशन ले लिया है मतलब, ठीक है, अब वो स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और उसने अपनी चॉइस फिलिंग भरी, ठीक है, लेकिन उसे स्पॉट राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, तो उसकी जो पुरानी सीट है वो रिटेन रहेगी, वो हटेगी नहीं, मतलब वो उसकी सीट जो है वो फिक्स रहेगी अगर कोई न्यू कॉलेज नहीं मिला तो। ठीक है, यही कहना चाह रहा है ओवरऑल ये। ठीक, आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड 1 ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एप्लीकेंट हु हैव क्वालिफाइड सीईटी 2024। ठीक है, कैंडिडेट हुज नेम अपीयर्ड इन मेरिट कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक, ठीक है, इतना है, हैव पेड 1000 नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस। ठीक है, ओवरऑल तो अब हमें सच कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अगेन रजिस्टर एंड पे दी काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस रुपीज 1000 नॉन रिफंडेबल थ्रू नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड टू पार्टिसिपेशन फॉर स्पॉट काउंसलिंग। स्टार्टिंग डेट कितनी है, 25 तारीख से 27 तारीख तक है। ठीक है, यहाँ पे उनके बारे में बताया हुआ है कि जैसे जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, ठीक है, 1500 का रजिस्ट्रेशन कर लिया था, बट उन्होंने काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस को पे नहीं किया था, तो वहां पे उन्हें 100,000 की। ठीक है, एंड स्पॉट 1 के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, 500। तो ओवरऑल कितनी लगेगी, देखो पहला केस ये बनेगा यहाँ पे कि जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया और काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस नहीं पे की है, तो उन्हें टोटल जो है वो पे करनी पड़ेगी, पहले 1500 की, ठीक है, 1000 की, उसके बाद 500 की, तो ओवरऑल 300 उन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहला केस में। दूसरा केस ये बनेगा
कि जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया है 1500 का रजिस्ट्रेशन उसका क्या है, डन है, तो ये हटा दो। अब काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस जो है वो पे नहीं की तो उन्हें 1000 की एंड 500 की ओवरऑल भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टोटल मिला के इतना होगा। थर्ड केस ये बनता है कि जिसने अपनी ऑनलाइन, जिसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया 1500 का, ठीक है, और क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है और काउंसलिंग की फीस भी पे कर दी है 1000 की। अब उसे क्या करना है, उसे कुछ नहीं करना है, उसे बस 500 की और पेमेंट करनी पड़ेगी स्पॉट राउंड 1 में जाने के लिए, ठीक है। स्पॉट राउंड 1 में जाने के लिए 500 की पेमेंट करनी पड़ेगी, यही बता रखा है। अब चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो फिलिंग ऑफ फ्रेश चॉइसेस कब से स्टार्ट होगी, 26 तारीख से 4 बजे से, और क्लोजिंग डेट कब होगी, 27 तारीख को, ठीक है, 12 बजे, ठीक। उसके बाद क्या है, अब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरीज के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए वेरिफिकेशन कब होगी, 25 से लेके 27 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ सीट इज अपग्रेडेड इन स्पॉट राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट ऑन द न्यूली। फिर वही यहाँ पे भी वही लिखा है कि अगर कोई पहले से कोई कॉलेज अलॉट हो रखा है, रिपोर्टिंग कर ली है, तो अगर आपको स्पॉट राउंड में न्यू कॉलेज अलॉट होता है तो आपको मैंडेटरी है कि न्यू कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो आपकी पुरानी सीट है वो हट जाएगी, ठीक है। उसके बाद है टेंटेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग। स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग का जो टेंटेटिव डेट है, रिजल्ट आने की डेट जो है वो क्या है, 30 सितंबर, ठीक है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग के, ठीक है। स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है ये बताया है इस वीडियो में, इस नोटिस में। आगे हम देखते हैं। पहला, इन केस ऑफ सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट जैसे मिला है, कोई भी सीट मिली है, अगर किसी को, देखो यहाँ पे भी दो केस बन सकते हैं। अगर पहले कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फर्स्ट टाइम आपने भरी है, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, तो अगर आपको इन केस में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 60,000 की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, ठीक है। कब तक है ये, आफ्टर स्पॉट राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा तब से लेके 3 तारीख तक, ठीक है, 3 अक्टूबर तक, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कब तक है, ये भी 3 तारीख तक है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट टू द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट कॉलेज, और जिन्होंने पहले ही 60,000 पे कर दिया था, ठीक है, 60,000 पहले ही पे कर दिया था स्लाइडिंग राउंड तक ही, तो उन स्टूडेंट को दोबारा 60,000 पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, अब हमें रिपोर्टिंग के लिए क्या करना है, तो मैंडेटरी है रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड बाय कैंडिडेट व्हाइल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, फॉर मोर डिटेल प्लीज रिफर, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट कब की है, रिपोर्टिंग की डेट देख लो। तो देखो रिपोर्टिंग की डेट देखो, रिपोर्टिंग की डेट क्या है हमारी, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट टू द अलॉटेड, ऑल कैंडिडेट टू बी कैरिड बाय कैंडिडेट, ठीक है। रिपोर्टिंग की डेट क्या है हमारी, 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक, 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक यह हमारी रिपोर्टिंग की डेट है। 11 बजे से 4 PM तक टाइम है, ठीक है। उसके बाद विड्रॉल कब तक ले सकते हैं आप स्पॉट राउंड 1 में, ठीक है, जब स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब से लेके 6 अक्टूबर तक आप विड्रॉल ले सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए, इसको हम रीड कर लेते हैं। All the candidates are hereby informed that who have been allotted seat in the previous round of online and have paid the part academic fees wish to participate in spot round 1 of online counselling. Their part academic fees paid in the earlier rounds of online counselling will be adjusted during the spot round of online counselling. Such candidate, if allotted a seat in the round of online counselling, need not to pay the part academic fees again. तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी ने स्लाइडिंग राउंड तक ही किसी ने अपनी पार्ट अकेडमिक फीस 60,000 को पे कर दिया है, तो उसे स्पॉट राउंड में अगर कॉलेज अलॉट होता है तो उसे दोबारा अपनी पार्ट अकेडमिक फीस को दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। वो जो उनकी फीस थी वो एडजस्ट हो जाएगी स्पॉट राउंड 1 में, ठीक है। एडमिटेड कैंडिडेट हु आर एलोटेड admitted candidate who are allotted an upgrade seat in spot round 1 online counselling needs to pay an additional amount of rupees 500 at the newly allotted institute at the time of physical reporting, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है इसमें कि सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट को पहले स्लाइडिंग राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है और उसने रिपोर्टिंग कर ली, मतलब एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में, तो उसे जो स्पॉट राउंड 1 में न्यू कॉलेज अलॉट होगा उसमें उसे रिपोर्टिंग, जब वो रिपोर्टिंग के लिए जाएगा तो उसे 5,000 रुपीज अलग से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 5,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दी अपग्रेडेड
upgraded candidate have to pay the balance amount of fees, ठीक है, at the newly allotted college school. The balance fees paid by such candidate in their previously allotted college shall be refunded to them by the respective college institute with immediate effect. All the affiliated college are directed to, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि आपने जैसे स्लाइडिंग डाउन तो किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है, और जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है अगर उसको स्पॉट ऑन वन में दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो जो उसकी जो पुराना कॉलेज था जिसमें उन्होंने फीस पे की थी वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है, रिफंड हो जाएगी, वो एडजस्ट हो जाएगी इस वाले कॉलेज में, ठीक है। यही बता रहा है थर्ड पॉइंट। आपको क्या करना है कि जैसे आपको क्या करना है थर्ड केस के लिए, जब आपको स्पॉट ऑन में कोई न्यू कॉलेज अलॉट होता है तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिख के ले जानी है, वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट में आपको अलॉट हुआ था वहाँ पे उनको पूरी डिटेल्स बतानी है कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, तो वो आपको रिफंड कर देंगे, ठीक। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कुछ, इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बट उसके बाद है इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन देयर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर ओनली इन द स्कूल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये पॉइंट देख लो एक बार। It is important to mention here that the seats for OBC category and EWS categories are only in the university, schools of studies and government institution. A candidate belonging to any subcategory is also eligible to secure admission in general unreserved categories purely on merit of CET, ठीक है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें।